हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने पार्ट 7 में किस प्रकार से मादा अंडाणु निकलता है बाहर या फिर फॉलोपियन ट्यूब में जाता है, इसको हमने देखा था। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम चर्चा करेंगे जैसे कि आवर्त चक्र क्या होता है या फिर मासिक चक्र क्या होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ना। तो और भी जानेंगे, जैसे हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं ये अंडो उत्सर्ज यानी ओव्यूलेशन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग उतार लीजिएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो थ्योरेटिकल है उसको हम लिख दिए हैं। देखिए, आवर्त चक्र यानी मेस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये बहुत पूछा जाता है। मेस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ठीक है। देखिए, इसमें मादा प्राइमेटो जैसे बंदर, कपी, मानव में होने वाले जनन चक्र को मेस्ट्रुअल साइकिल या फिर आवर्त चक्र कहते हैं। समझ में आया कि देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म की शुरुआत यौना आरंभ यानी कि जब मनुष्य एडल्ट हो जाता है या फिर 13 से 14 साल के बीच ना, यौन आरंभ यानी प्यूबेरिटी में होती है। इसे हम रजोदर्शन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब पहली बार रक्त का या फिर रजोधर्म की शुरुआत होती है तो उसको हम रजोदर्शन या मीनार्च कहलाती है, मीनार्च कहते हैं। ठीक है, जब पहली बार क्या होता है, यौनारंभ की शुरुआत, रजोधर्म की शुरुआत होती है, उसको हम रजोदर्शन या फिर मीनार्च कहते हैं। समझ में आया। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, मेस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत मेस्ट्रुअल फेज से होती है। अब ये मेस्ट्रुअल फेज क्या है यार ना, तो देखिए जब रक्त का स्राव होने लगता है, यानी कि यहाँ पे देखिए जब एक एग आया, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण क्या होता है कि यह एग अपने साथ में एंडोमेट्रियम की कुछ दीवारों को साथ में ले करके बाहर निकलता है ब्लड के रूप में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत यानी मेस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत यानी आवर्त चक्र की शुरुआत मेस्ट्रुअल फेज से होती है, जब रक्त का स्राव होने लगता है, 5-6 दिन तक होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, ब्लड का बाहर निकलना प्रेगनेंसी का प्रतीक है। अगर बाहर ना निकलना ना, अगर ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है तो प्रेगनेंसी यानी कि उसके पेट में बच्चा है, इसका प्रतीक होता है। और कारण क्या है, और भी कारण होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ब्लड नहीं बाहर निकल रहा है या फिर मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो तनाव अगर ज़्यादा रख रहा है तो क्या होगा, और पुअर हेल्थ यानी कि उसकी जो कमजोरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होगा कि मेस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ठीक है, और भी कारण होते हैं। देखिए और बात करते हैं नंबर दूसरे की, या फिर देखिए नंबर 1 पहली वाली फेज थी मेस्ट्रुअल फेज जिसमें ब्लड बाहर निकलता है। नंबर दूसरी वाली है, देखिए इसका फॉलिकुलर फेज। अब देखिए फॉलिकुलर फेज यानी कि फॉलिकल का विकास, फॉलिकल समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के सेल्स किसका निर्माण करती थी, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती थी। फॉलिकल 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 यानी एग, समझ पा रहे हैं। देखिए फॉलिकल फेज में फॉलिकल का विकास करती है या ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम बनने लगती है। ये जो पहली वाली फेज में एंडोमेट्रियम यानी कि जो गर्भाशयी अस्तर जो था पहले वाली फेज में, वो क्या था, चला गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद जब ग्राफियन यानी कि फॉलिकुलर फेज आती है तो फिर से जब यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, तब यह धीरे धीरे गर्भाशय क्या होती है, अस्तर फिर से बनने लगती है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल के अनुसार एंडोमेट्रियम फिर बनने लगती है। देखिए यह परिवर्धन पीयूष ग्रंथि व ओवरी की मात्रा में, ओवरी हार्मोन्स की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। हार्मोन्स का भी हम एक लास्ट में बढ़िया से बना देंगे, उसके बाद उसको समझा देंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ इतना समझिए कि देखिए पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, LH व FSH। ठीक है, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स क्या काम करता है, इससे जो ग्राफियन फॉलिकल है, इससे जो एग को बाहर निकलने यानी कि ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। कहता है भैया ऐसा करो ग्राफियन फॉलिकल, तुम अपने अंदर का जो मटेरियल है, जो एग है छोटा सा, उसको बाहर निकालो। ये करता है LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स। FSH हार्मोन का क्या काम होता है, FSH इसका हार्मोन्स का यह काम होता है कि ग्राफियन फॉलिकल को
बढ़ाना या फिर वृद्धि कराना, ठीक है। और देखिए इन दोनों हार्मोन्स को कौन कहता है निकलने के लिए, तो पीयूष ग्रंथि निकालती है। पहली बात तो पीयूष ग्रंथि निकालती है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि को कौन आदेश देता है, तो एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ग्लैंड। यह क्या काम करती है, यह गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजियन RH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, समझ पा रहे हैं। यह हार्मोन्स को निकालती है कौन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या काम करती है, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को निकालती है। यह हार्मोन्स जाता है किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास जाता है, और पीयूष ग्रंथि को कहता है ऐसा करो भैया तुम LH ल्यूटिनाइजिन हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को स्रावित करो। अब जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होने लगता है तो यह पुटिका यानी कि फॉलिकल का विकास होना शुरू हो जाता है, और LH हार्मोन्स जब स्रावित होने लगता है या फिर पहले से स्रावित होता है लेकिन कुछ ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, तो ओव्यूलेशन यानी कि अंडो उत्सर्जित की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जिससे कि अंडाणु बाहर निकल सके। अभी हम लास्ट में पूरा समझाएंगे, तो इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लेते हैं थोड़ा सा हार्मोन्स की क्रियाविधि, हार्मोन्स किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो कुछ होता नहीं है। देखिए हमारे दिमाग में, हमारे खोपड़ी में ग्लैंड उपस्थित होती हैं विभिन्न प्रकार की, तो उनमें से एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करने क्या करती है, तो यह GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग मतलब कि गोनाड समझ रहे हैं, जो जिसमें युग्मक बनते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब कहने का अर्थ सिर्फ इतना है, जैसे मान के चलते हैं एक हमारा ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के फॉलिकल्स का निर्माण होते हुए दिखाया था। पहले क्या था कि ऐसे oocytes का निर्माण होता है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री फॉलिकल का निर्माण होता है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो रहा था ना। तो ये क्या काम करते हैं, अच्छा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या काम करते हैं, ये आदेश देते हैं। पहले किसको देते हैं, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। अब ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, यह करती क्या है कि दो हार्मोन्स को प्रेरित करती है। एक होता है LH यानी कि लूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है, हिंदी में लिखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। यह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि को कहता है कि भैया ऐसा करो तुम LH और FSH को निकालो, यानी कि LH और FSH को प्रेरित कर रहा है ना निकालने के लिए, किसके माध्यम से, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। अब ये देखिए LH और FSH क्या काम करते हैं, देखिए शुरू में हमने बताया था कि मान के चलते हैं एक ओवम है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक फॉलिकल है, ठीक है। अब ये फॉलिकल क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करेगा। चलिए इसको और छोटा बनाना चाहिए था क्योंकि, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि करेगा। अच्छा, वृद्धि करने के लिए कौन आदेश देता है, तो ये FSH हार्मोन्स। FSH हार्मोन्स कहता है इसको कि फॉलिकल को कैसा करो भैया, तुम वृद्धि करना स्टार्ट करो फॉलिकल फेज में। अच्छा, वृद्धि करना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, ये धीरे धीरे और वृद्धि करते हुए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक गुहा बनेगी, हमने बताया था। उसके बाद एक अंडा इसमें रहेगा, इसको चारों ओर से घेरे रहेंगे। मान के चलते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल है। अच्छा, 3 डिग्री फॉलिकल है, 3 डिग्री फॉलिकल है। अब इसके बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होगा। चलिए ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण कर दे रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। यहाँ पे हम मान के चलते हैं एक हमारी ओव्यूल है, ठीक है। इसमें एक गुहा पाई जाती है जो तरल से भरी होती है, इसको हम एंड्रम कहते थे ना। यहाँ पे
फिर फॉलिकल में एक गुहा पाई जाती जिसको एंट्रम कहा जाता था ना। अब देखिए ग्राफियन फॉलिकल हो गया। अब ग्राफियन फॉलिकल से जो होता है कि यह जो अंडा होता है यहाँ पे उपस्थित जो अंडा होता है उसको रिलीज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार से ये फट गई, ठीक। उसके बाद इसमें का जो अंडा है वो क्या काम करेगा, बाहर निकल आएगा इसके चारों ओर। ठीक है, ये आपका अंडा, ये हो गया एग, बाहर निकल आया, ठीक। अब क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा कि ये जो टुकड़ा बचा हुआ है यह आगे चल करके एक ग्रंथिल नुमा संरचना के तरह का कार्य करने लगेगा, ये ना हमने बताया था थोड़ा सा। इसमें अंदर की ओर ब्लड भर जाता है, उसके चारों ओर एक ग्रंथिल नुमा संरचना का विकास हो जाता है। इसको हम कार्पस ल्यूट्रियम बोल देते हैं। इसके बाद वाले फेज, अच्छा चलो इसको कुछ और बोलते थे। उसके बाद एक निकलती थी, इसको हम कार्पस ल्यूट्रियम बोलते हैं, ल्यूट्रियम। इसको कार्पस एल्विकेंस बोलते थे, एल्विकेंस। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, रुक जाओ। देखिए तो शुरू में क्या हुआ कि यहाँ नहीं देख के यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखिए शुरू में FSH हार्मोन्स क्या काम करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, उसके बाद डाउन होता है, उसके बाद जाता है धीरे धीरे जाता है, उसके बाद यहाँ पे अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया तक फिर से यहाँ पे थोड़ा सा हाईएस्ट होता है, उसके बाद लो हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से शुरू होता है एक और हार्मोन जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यूज करने से दो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, एक ल्यूटिनाइजिन है और एक FSH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन शुरू में तो नॉर्मल रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अच्छे से बना दे ये, उसके बाद समझ में आया? तो देखिए शुरू में क्या होगा कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम LH हार्मोन्स कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं LH हार्मोन। अच्छा LH हार्मोन्स कितने दिन पर हाईएस्ट होता है, तो वो 14वें दिन पे, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं, इधर देखिए एक फॉलिकल ओवरी में, ओवरी होती है ना, ओवरी में विभिन्न प्रकार के सेल्स मिलकर एक फॉलिकल का निर्माण करते हैं, जिससे ग्राफियन फॉलिकल का विकास होता है। ग्राफियन फॉलिकल जब बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से एक अंडाणु का बाहर निकलना होता है ना, यही तो होती थी प्रक्रिया ना। अब देखिए ये जो बना है इसको फॉलिकल कहते हैं। तो फॉलिकल का जब विकास यानी कि जब शुरुआत होती है तो उस समय FSH हार्मोन्स की बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। FSH हार्मोन्स कहता है कि भैया ऐसा करो, तुम अब वृद्धि करना स्टार्ट करो। साथ ही साथ यह इस फॉलिकल को कहता है कि तुम एस्ट्रोजन का भी स्राव करो, ठीक है। अच्छा इसके बाद नॉर्मल होता है, उसके बाद मतलब कि जिस प्रकार से धीरे धीरे वृद्धि करता है तो उसके बाद तब तक तो नॉर्मल रहता है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन यानी कि अंडो उत्सर्ज की प्रक्रिया को शुरू होना होता है, तब क्या होता है, या फिर से हाई हो जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। अब देखिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का क्या काम रहता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का कुछ काम नहीं होता, धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे देखिए एग का बनना थोड़ा सा ज़्यादा कुछ स्टार्ट हो गया है, एग थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, मतलब मैच्योर हो चुका है, तो इसलिए इसकी मात्रा बढ़ती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जब बढ़ जाता है तो यह कहता है ऐसा करो, तुम अपने जो अंदर रखे हो एग को बाहर निकालो, मतलब कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, यानी कहता है कि ऐसा करो, तुम एग को बाहर निकालो। कौन हार्मोन्स कहता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। उसी समय जो होता है ये फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल से जो हार्मोन्स निकलता है उस हार्मोन्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। यहाँ पे एक बार और बना दे रहे हैं हम एस्ट्रोजन की मात्रा। एस्ट्रोजन तो धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ चला ही जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन हाई होता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और है कि जब LH हार्मोन्स अपनी उच्चतम सीमा पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं LH सर्ज, SHERG,
सर्ज कहते हैं। ठीक है, LH सर्ज किसे कहते हैं पता चला? जब LH हार्मोन्स अपनी उच्चतम स्तर पे होता है तो उसे LH सर्ज कहते हैं। अच्छा, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो बाद में आया ऊपर उठा है, यह क्या काम करता है? यह और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों मिल करके कहते हैं ऐसा करो, तुम एग को बाहर निकालो। पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें एक ग्रंथिनुमा संरचना का विकास होता है जिसको हम कार्पस ल्यूटेरियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटेरियम में के द्वारा भी कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, जैसे इनहिबिन हार्मोन्स का स्राव होता है, इनहिबिन हार्मोन्स का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव होता है। अच्छा देखिए, साथ ही साथ जब इनका विकास हो जाता है, जब इनके विकास के द्वारा जब ये आगे बढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है कि मान लीजिए गर्भाशय है, क्या है? गर्भाशय है। ठीक है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यानी अंदर वाली परत को प्रोजेस्टेरॉन कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन कहता है गर्भाशय से कि कैसा करो कि अपनी अंदर की जो दीवार है उसको थोड़ा सा मोटी करो, यानी कि बनाने की कोशिश करो। उसके बाद इनहिबिन हार्मोन्स कहता है कि ऐसा करो एफएसएच हार्मोन्स, अब तुम्हारा काम खत्म है क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुम्हारा नाम ही है, तुम ऐसा करो अब बंद हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक और हार्मोन्स बना दें इनहिबिन का, ये है ओएस्ट्रोजन, और एक होता है इनहिबिन हार्मोन्स क्या काम करता है? धीरे धीरे तो पहले तो नॉर्मल होता है, जब यह ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है डायरेक्टली बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और फिर से समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी रुकी तो यह लगातार अपने क्रम में बना रहेगा। ठीक है, अगर नहीं रुकती है तो फिर से यह डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा इनहिबिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो इसी LH और FSH हार्मोन्स को बंद करने का काम कौन करता है? इनहिबिन हार्मोन्स करता है। क्योंकि भाई अंडोत्सर्ज हो चुका है, LH का कोई काम नहीं है, और FSH फॉलिकल जो है अपना वृद्धि कर चुका है, इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको बंद करने का काम करता है इनहिबिन हार्मोन्स करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स यही कहता है कि गर्भाशय भैया अब अंडाणु का जो है वो हमने ठेल दिया है, और उसके बाद तुम अपना ये जो अंदर की एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम को मोटा करो, जिसके कारण यह जो एग है उसमें चिपक सके फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा मिटा देते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। उसके बाद हार्मोन्स का एक बढ़िया सा चित्र बना देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं। तो पहला हार्मोन्स वही होता है, पहला GnRH। यह काम क्या होता है इसका? पीयूष ग्रंथि से LH व FSH को निकलने को प्रेरित करना, प्रेरित करना। ठीक है, अच्छा तो नंबर दूसरा वाला आता है LH हार्मोन, LH हुआ, पहले LH को देख लेते हैं, यहाँ पे नंबर थर्ड लिख देंगे FSH, पहले FSH देखते हैं उसके बाद LH देखते हैं, FSH। ठीक है, ये क्या काम करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमने बताया कि फॉलिकल के विकास ना, फॉलिकल के विकास हुआ, साथ ही साथ फॉलिकल से एस्ट्रोजन को निकलने को प्रेरित करना, समझ में आया? उसके बाद नंबर थर्ड वाली पोजीशन पे आता है LH हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको कहते हैं। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि यहाँ ओव्यूलेशन यानी अंडो उत्सर्ज जिसको हिंदी में कहते हैं को प्रेरित करता है। LH सर्ज किसे कहते हैं? जब LH अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, यानी कि 14वें दिन पे। ठीक है, 14वें दिन पे इसका उच्चतम
उच्चतम सीमा होती है। ठीक है, इधर देखिए नंबर चौथी पोजीशन पे आता है। हाँ ये हो गया, ये हो गया। हाँ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा ये स्रावित किससे होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन? तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। जो फॉलिकल का जो खोज बची थी उसमें ब्लड भर गया था, उसके बाद वो ग्रंथिल नुमा संरचना का विकास कर रहा था, उसको कहते थे कार्पस ल्यूटियम। उसी के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। यह गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को बनाने को प्रेरित करता है, बनाने को प्रेरित करता है। ठीक है, नंबर अगली वाली पोजीशन पे आता है पांचवा, उसका नाम है इनहिबिन। यह हार्मोन्स क्या काम करता है? यह FSH व LH को बंद करने का काम करता है, के स्राव को रोकने का काम करता है, के स्राव को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन्स भी हो गया। देखते हैं थोड़ा सा 3 फेज होता है एक्चुअली में। जो इनहिबिन होता है, इनहिबिन क्या काम करता है? यह एफएसएच को बंद करने का काम करता है, जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है यह गर्भाशय गिरिवा को एंडोमेट्रियम को बनाने को प्रेरित करता है। साथ ही साथ यहाँ पे लिख सकते हैं साथ गोनेडोट्रोपिन GnRH को बंद करने का काम करता है, बंद करने का कार्य करता है। ठीक है, क्या काम करता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से उपस्थित मतलब कि के स्राव को दर्शा रहा था, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि स्रावित कर रही थी LH और FSH हार्मोन्स, उनको बंद करने का काम करता है। जिसके जब देखिए जब GnRH हार्मोन्स ही नहीं रहेंगे तो LH और FSH हार्मोन्स की मात्रा में लगातार घटोतरी आएगी। ठीक है, कुछ और पॉइंट है जैसे कि इसमें कितनी फेज होती है पूछा जाता है, तो इसमें 3 फेज होती है। 3 फेज होती है। ठीक है, पहली होती है मेंस्ट्रुअल फेज, MS लिख दे रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, पहला हो गया। नंबर दूसरा होता है फॉलिकल फेज, FA। ठीक है, नंबर थर्ड होता है ल्यूटियल फेज, समझ पा रहे हैं? मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि रक्त का स्राव होता है, रुधिर स्राव। ठीक है, गर्भाशय के योनि द्वारा। ठीक है, और फॉलिकल फेज में क्या होता है? फॉलिकल विकास करता है, ठीक। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है? इसमें प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लगातार स्रावण होता रहता है। समझ में आ रहा है? चलिए शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं हार्मोन्स की क्रियाविधि। ठीक है, तो सर्वप्रथम बताया था कि छोटे छोटे फॉलिकल से बनते हैं विभिन्न प्रकार के। उसके बाद उस साइड विभिन्न प्रकार के 1 डिग्री फॉलिकल, 2 डिग्री फॉलिकल, 3 डिग्री फॉलिकल, उसके बाद एक ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या होता है? इसमें से एक अंडाणु का बाहर निकलना होता है। उसके बाद इसमें कुछ ग्रंथिनुमा संरचना यानी कि द्रव भर जाता है। उसके बाद यह ग्रंथिनुमा संरचना की तरीके से कार्य करने लगती है, जिसको हम कार्पस ल्यूट्रियम कहते थे, कार्पस एल्बिकेंस ना, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद ये गायब होने लगता है, तब इसको कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। समझ में आया? तो देखिए इसमें कुछ होता नहीं, इसमें विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनी, केशियाँ, कैपिलरीज वगैरह बह रहती हैं। देखिए
तो जब फॉलिकल को वृद्धि करना होता है तो सर्वप्रथम क्या होता है कि GnRH हार्मोन्स जो होता है हाइपोथैलेमस से क्या होता है, GnRH हार्मोन्स क्या काम करता है, यह पीयूष ग्रंथि को कहता है कि तुम LH व FSH हार्मोन्स को निकालो। अब यह FSH हार्मोन्स क्या काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को वृद्धि करने को प्रेरित करता है। साथ ही साथ फॉलिकल को यह भी कहता है कैसे करो भैया, तुम अपना एस्ट्रोजन का स्राव करो। समझ में आया? अब यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है, यह काम करता है धीरे धीरे जब यहाँ पे पहुंच जाता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, इसको हम 3 डिग्री फॉलिकल कहते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि यह LH हार्मोन्स क्या काम करता है, कहता है LH हार्मोन उस समय बहुत ऊपर की तरफ होता है, उच्चतम सीमा पर होता है 14वें दिन पे। ठीक है, यह प्रक्रिया 14वें दिन पे होती है। तो प्रक्रम पे होता है, तो ये कहता है ऐसा करो, तुम अपना जो अंदर रखे हो एग उसको बाहर निकालो। बाहर निकाल दिया था, उसके बाद इन दोनों हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए जो कार्पस ल्यूटियम बनता है, यह कार्पस ल्यूटियम के द्वारा फिर हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन व साथ ही साथ एस्ट्रोजन का भी। एस्ट्रोजन देखिए इनहिबिन क्या काम करता है, इनहिबिन इसको कहता है कि FSH को ऐसा करो तुम बंद हो जाओ यार। यह प्रक्रिया तब तक 21 दिन तक हो जाती है, 21वें दिन होता है। ठीक है, 21वें दिन इनहिबिन कहता है कि ऐसा करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, फॉलिकल वृद्धि चूंकि कर नहीं रहा है, ऐसा करो तुम बंद हो जाओ। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, यह डायरेक्ट जाता है GnRH के पास, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, कहता है तुम ऐसा करो बंद हो जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि तुम्हारे उत्पन्न से ही LH और FSH दोनों बन रहे हैं, तुम ऐसा करो तुम खत्म हो जाओ। तो उसके बाद ये ना ये बहेंगे और ये ना ये रहेंगे। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ये भी करता है, और साथ ही साथ ये क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है, गर्भाशय स्तर को बनाने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। समझ में आया? उसके बाद इनहिबिन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब अंडाणु बाहर निकलता है, जिस समय यह बाहर निकलता रहता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे अपना कार्य करता रहता है, धीरे धीरे गर्भाशय ग्रीवा को बनाता रहता है। अगर प्रेगनेंसी हुई, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट बना, तो यह क्या काम करता है, आगे आकर के इनमें इनप्लांटेशन यानी कि अवशोषण, यानी कि इस जाइगोट का इसके द्वारा गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा अवशोषण हो जाता है। अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, शुक्राणु नहीं आया, तो यह शुक्राणु मतलब कि यह अंडाणु सहित अपने साथ जो ये गर्भाशय स्तर पूरा बना हुआ है, इसको साथ में ले करके रसधानियों के माध्यम से पूरी की पूरी नीचे आ जाते हैं ब्लड के रूप में। यह प्रक्रिया 5 दिनों तक चलती है लमसम। इसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, पहली फेज हुई। नंबर दूसरा होता है फॉलिकल फेज, नंबर 3rd वाला होता है ल्यूटियल फेज। समझ में आया पूरा? चलिए आगे चलते हैं।